हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 का अनसॉल्व पेपर यहां पे लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जो अनसॉल्व पेपर है एनसीईआरटी पर पूरी तरह से आधारित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा 2026 की संपूर्ण तैयारी के लिए, यानी यह बोर्ड द्वारा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है। और यह जो अनसॉल्व पेपर है वह आपका गणित का है, ठीक है ना। गणित का यह अनसॉल्व पेपर है, जिसमें आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2025 तक के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है। अगर आप 2 से 3 साल तक के सभी पेपर को आप हल कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। अब आपको कौन कौन से ईयर का पेपर आपको करना है, तो आपको 2023, 2024 और 2025 इन 3 साल के पेपर को पूरा सॉल्व करना है। और एक साल में टोटल 7 सेट होते हैं स्टूडेंट। 3 साल का पेपर मिलाकर टोटल 21 पेपर हो जाएगा। अगर 21 पेपर आप तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स आप मैथ में पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और इस चैनल पर मैं आपको यह सभी पेपर कराने वाला हूं, यानी तीनों साल का पेपर 2023, 24 और 25 का पूरा संपूर्ण हल मैं इस चैनल पर कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग आप देख सकते हैं गणित सेट 4 2025 822 BY, यानी इस सेट के पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सेट 4 2025 822 BY। अब आपके पास अगर इस पब्लिकेशन का, यानी यह अरिहंत का आपका अनसॉल्व पेपर है, अगर आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का अनसॉल्व पेपर है तो आपको इस कोड नंबर से ढूंढना है 822 BY। इस कोड नंबर से ढूंढेंगे तो आपको यह पेपर मिल जाएगा आपके अनसॉल्व पेपर में, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास हो, ठीक है। आपके 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 अनसॉल्व पेपर में सेट आपका अलग हो सकता है, लेकिन कोड नंबर जब ढूंढेंगे तो आपको निश्चित रूप से यह पेपर एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आज का है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, यह जो ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, तो यह ग्राफ, यह आपका x एक्सिस है और यह आपका y एक्सिस है। तो ग्राफ x एक्सिस पे स्टूडेंट जितने जगह कट करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। तो देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यह टच होने का मतलब कि कट करना। तो x एक्सिस पे यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। तो आप देख रहे हैं कि x एक्सिस को, यह x एक्सिस वाली लाइन है, इस x एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, तो उसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों की संख्या 3, ठीक है। यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं शून्यकों की संख्या 3। क्यों 3 होगी, यह भी आपको हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3, ठीक है। यह आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 2 है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन के हिसाब से, हम चाहें 2 तरीका है, या तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लें, या दूसरा तरीका यह है कि यह जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से ही हम इसको सॉल्व कर लें। जैसे पहला ऑप्शन है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36, 3 हासिल, 12 एक कम 12 और 3 15, यानी यह नंबर आ जा रहा है। बाकी किसी का गुणा करेंगे तो यह नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है ना। हमें करके दिखाना तो है नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव है, आंसर चाहिए। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या है, 2 स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना, या 3 गुणे 13, ठीक। यहाँ पे इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, इसको गुणा करने पर 156 आ जाएगा। और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 175 और 91, चलिए इसके HCF को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसका HCF क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF हम चाहें तो डिवीजन मेथड से ज्ञात कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। चलिए यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। 175 जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर से हम भाग देते हैं, ठीक है ना, भाग विधि से बता रहे हैं आपको। यह आपका कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 91, माइनस करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, और यह आपका 17 में से 9 गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो नंबर यहाँ पे आया और जिससे यहाँ पे भाग दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यह आप क्लास 5th 6 में भी यह चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। 84 से भाग देंगे 91 में तो एक बार जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 84, ठीक है। यह प्रोसीजर तब तक रिपीट करते हैं जब तक यह पूरा कट न जाए। 84, ठीक है, 84। अब यह 11 में से 4 गया 7, ठीक है, यह आपका 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया, कट गया। अब यहाँ पे 84 को लिख लेंगे, यह जो नंबर है उसको लिख लेंगे यहाँ पे 84। अब इसमें भाग देंगे तो देखिए 7 एकम 7, ठीक है ना, 7 एकम 7, 8 में 7 गया 1, फिर 4 को उतारे 14, 7 दूनी 14, ठीक है। लास्ट में जिस नंबर से कट जाता है, यहाँ पे देखिए इस नंबर से कटने के बाद यहाँ पे जो शेषफल हुआ वह 0 आ गया, तो यही उसका HCF कहलाता है। यानी 175 और 91 का जो HCF होगा बच्चों, वह होगा आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑप्शन में 7 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिए जिसमें यहाँ पे देखिए रूट लगा हुआ है और यह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह तो अपरिमेय होंगी, ठीक है ना। और परिमेय आपसे पूछा है तो यह ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, आपको ऑप्शन के हिसाब से ही चलना है। यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, दोनों का गुणा करेंगे 14 आएगा, 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यह भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे रूट में 12, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यह भी रॉन्ग हो गया। अब बचा यह, तो आप कहेंगे कि क्या यह परिमेय संख्या है, यह भी तो रूट में है, तो क्या यह परिमेय संख्या है, तो यह है परिमेय संख्या और यह ऑप्शन आपका राइट होगा। लेकिन कैसे है यह जानने के लिए आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे इसको हल करेंगे, √5 + √7, ठीक है ना, यह दिया हुआ है आपका √5 + √7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √5 - √7। अब देखिए आपने सर्वसमीका का फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों कि a + b, यह फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, a - b, और यह बराबर होता है a² - b² के। a के स्थान पे देखिए √5 है, b के स्थान पे √7 है, और यहाँ पे a - b के रूप का यह है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², यानी a की वैल्यू यहाँ पे √5 है, b की वैल्यू √7 है, तो √5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक। अब √5 का जब भी इसका स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी रूट यहाँ से हटेगा, इधर मैं आपको चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, रूट हटेगा तो यह हो जाएगा 5 और -7 रूट में है, जब यह स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो -7, 7 में से 5 गया 2 और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -2, ठीक है। तो -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। यहाँ पे समीकरण आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका कंडीशन होता है, जब भी आपसे बोले कि समीकरण युग्म का हल होगा तो कंडीशन होता है आपका, यहाँ पे सबसे पहले हम a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax + by + c = 0 से, ठीक है ना। हमें यहाँ पे a1 b1, अब यह 2 समीकरण है तो यह a1 हो जाएगा, यह b1 हो जाएगा, यह c1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यह a2, यह b2, यह c2। अभी यह लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे a के स्थान पे क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे a1 = 2। a1 इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि 2 समीकरण है, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। c1 बराबर क्या होगा, तो c1 बराबर देखिए इसका पक्षांतर करके हम करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही यहाँ से a2 b2 c2 निकाल लेंगे तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a2 के स्थान पे 3 है तो a2 = 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। c2 बराबर क्या हो जाएगा -8। अब आपका कंडीशन होता है कि a1 बटे में a2, अलग अलग कंडीशन होता है, बराबर b1 बटे में b2, ठीक है, बराबर c1 बटे में c2। यह अलग अलग कंडीशन होता है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी कंडीशन को यह फॉलो करता है, उसी के हिसाब से इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू रखते हैं और देखते हैं a1 का मान क्या है 2, a1 का मान 2, तो यहाँ पे देखिए a2 का मान आपका क्या है 3, तो 2/3 =
B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2, तो 1/2। फिर आपका C1 का मान है -5 और यहाँ पे C2 का मान है -8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई आपस में बराबर नहीं, यानी A1 बटे में A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे में B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे में C2, यह आपस में बराबर नहीं है। और जब यह आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। क्या हल होते हैं बच्चों? अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल होते हैं। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। अद्वितीय हल कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं, 6, 10, 14 का 25वां पद होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करके और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 के लिए। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, यह आपका समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद हम फाइंड आउट करेंगे, प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद यानी यह पहला जो नंबर है यह प्रथम पद होता है, ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर 6। ठीक है ना। फिर सारवंतर फाइंड आउट करते हैं, डी। सारवंतर के लिए जस्ट आगे वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को माइनस कर देते हैं, यानी 10 - 4 बराबर 6। ठीक है, 25वां पद का मतलब कि यह यन की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, यह यन की वैल्यू दिया हुआ है 25 और 25वां पद आपसे पूछ रहा है, यानी आपका फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। यह आपका सूत्र होता है। ठीक है, यह आपका क्या होता है? सूत्र होता है। यहाँ से यहाँ पे मान रखेंगे तो देखिए an की वैल्यू क्या है? 25। तो a 25 यानी यह 25वां पद हो गया। a यानी 6 प्लस n - 1, तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 25 में से 1 गया, देखिए एक लाइन कम कर रहे हैं, 25 में से 1 गया 24 और गुणे में डी की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है ना, गुणे में डी। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपका डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 - 6 होगा, माफी चाहेंगे 10 - 6, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 आप प्लस 24 में 4 का गुणा कर लेंगे, तो 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 और 9 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 96 और 6 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 102। अब ए 25 की वैल्यू यानी जो 25वें पद की जो वैल्यू होगी वह 102 होगी। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 102 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका 102 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - 5 बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो यह मूल दिया हुआ है, यह मूल का मतलब है कि यह यक्ष का मान है। ठीक है, अब यही यक्ष का मान इस समीकरण में रखेंगे और p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 7 को हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मूल -2 दिया हुआ है, तो x के स्थान पे -2 इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए -2 यहाँ पे स्क्वायर है x का, तो यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मूल का मतलब कि x की वैल्यू हम -2 इस समीकरण में रख रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है ना, फिर -p = 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और यह माइनस में है, स्क्वायर होगा तो प्लस में बदल जाएगा, यानी यह तो 4 हो गया। यहाँ पे देखिए यह प्लस में है, यह माइनस में, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 -p बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और p बराबर क्या आ गया? 0, यानी p का मान 0 आया। कौन से ऑप्शन में आया हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है 0, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों को स्टूडेंट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए यह जो मान दिया होता है बच्चों, ठीक है, यह जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे पहला मान यह x1 का होता है। देखिए यह आपका यह जो बिंदु के निर्देशांक हैं यह x1 होता है, यह y1 होता है, यह आपका x2 होता है और यह y2 होता है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को पूछ रहा है। दूरी को अगर हम d से दिखा दें तो इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सूत्र होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ से सभी मानों को रख दीजिए। यहाँ से क्या करिए, सभी मानों को x2 का मान क्या है 4 माइनस x1 का मान है 2
तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 3, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यहाँ पे रूट लगा लेते हैं, ठीक है ना। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा, और चिन्ह बड़ी संख्या यानी -2 का जब स्क्वायर होगा तो वह पॉजिटिव में हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। यानी यह आपका आ जाएगा रूट में 8, ठीक। और रूट में 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे इसका पेयर बन जा रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। यानी 2√2 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2√2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न के आंसर को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए अगले पेज को हम ले लेते हैं। अब यह जो प्रश्न है वह डायरेक्ट आपसे फार्मूला ही पूछा है, लेकिन फार्मूले को ही थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। क्या चेंज किया हुआ है यह बात हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला बता दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वह होता है, आपका सूत्र होता है यहाँ पे थीटा बटे में 360, ठीक है ना, थीटा बटे में 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमें चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है। जहाँ पे 2 पाई आर है उसको तो हमें देखना ही नहीं है सबसे पहले, क्योंकि यह जो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का नहीं होता है, संगत चाप का फार्मूला होता है जहाँ पे 2 पाई आर होता है। यह और यह ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब चलते हैं इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं बटे में 180 है, यह भी नहीं होगा। इस ऑप्शन में चलते हैं। अब इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इससे मैच करिए तो यह पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 है, यानी अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 हम लगाते हैं यानी इसको 2 पाई आर करते हैं तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी यही फार्मूला क्या बन जाएगा, इस रूप में बन जाएगा, यानी थीटा बटे में 720 और गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यानी यह आपका एक्चुअल फार्मूला यही होता है, लेकिन इसी फार्मूले को उसने कन्वर्ट करके इसको 2 पाई आर आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। और जब यहाँ 2, जब हम एक जगह यहाँ 2 लगाएंगे तो दोनों में 2 का गुणा करेंगे, तो जब दोनों में 2 का गुणा करेंगे यानी इसमें भी 2 का गुणा कर दें और यहाँ भी 2 का गुणा कर दें, तो यही फार्मूला आपका किस रूप में हो जाएगा, 360 दूनी 720 हो जाएगा और यह 2 पाई आर हो जाएगा। यानी यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, क्या बोला हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो यह त्रिज्या आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर बोला हुआ है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यह केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बोला हुआ है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्थित बिंदु है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। यानी आपसे PQ की लंबाई प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। यह नाम हमने अपने मन से रखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है बच्चों, वह वृत्त पे जो है यानी स्पर्श रेखा पर, वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी जब यह लंब हो गया यानी 90 अंश का कोण बनाता है, तो लंब के सामने की भुजा कर्ड होती है। आप जानते होंगे लंब के सामने की भुजा कर्ड होती है, और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, कर्ड का वर्ग, और यह जो है स्पर्श रेखा की लंबाई है, यानी PQ जो है स्पर्श रेखा की लंबाई है, और इसी का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड इसमें OQ है, ठीक है ना, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हमें PQ का मान ही ज्ञात करना है। OQ का मान क्या है 5, यहाँ पे OQ का मान 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। OP का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस PQ स्क्वायर। इसका पक्षांतर कर दीजिए तो यह क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, और यहाँ पे देखिए कि जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट, और यह PQ। अब 25 में से 9 जाएगा तो आप कहेंगे कि वह 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल होता है 4, और यह सभी सेंटीमीटर में, तो यह भी सेंटीमीटर में ही होगा। यानी यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई, यह जो स्पर्श रेखा इसकी लंबाई क्या होगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि चित्र में कोण P का मान होगा। यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें P का मान होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है।
तो देखिए यह जो प्रश्न है आपका समरूप वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि जो त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी भुजा किसके संगत होगी ताकि यह त्रिभुज दोनों जो है समरूप हो जाए। अगर समरूप हो जाएंगे तो हम आसानी से जो है कोण पी का मान ज्ञात कर लेंगे। इससे पहले देखिए इस कोण में, इस त्रिभुज में कोण ए दिया हुआ है, कोण बी दिया हुआ है। हम कोण सी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोण सी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण दिया हुआ है, यहाँ पे 80 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 140 अंश हो जाएगा। 180 में से 140 माइनस करेंगे तो यह आपका 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तीनों कोण तो पता चल गए। अब हमें यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। संगत भुजा का अनुपात अगर हम ऐसे करें ए बी बटे में आर पी, जैसे मैं यह कहूँ कि ए बी बटे में आर पी, समझिएगा ध्यान से। अब ए बी का मान क्या है 3.8 और आर पी का मान क्या है 6√3। तो यह कहीं से भी यह भुजाएं जो है क्या होंगी आपकी संगत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगला गया आप लेंगे यहाँ पे पी सी बटे में पी क्यू, तो यह 6 बटे में 12 यानी 6 बटे में 12 का मतलब कट करने पर 1 बटे में 2 आ जाएगा। यह कहीं से भी 1 बटे में 2 नहीं आ रहा है। तो संगत कब होंगी उसके लिए हम लोगों को देखना है, ताकि हमें इसको समरूप सबसे पहले दिखाना है। तो समरूप के लिए यहाँ पे देखिए इन दोनों के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा हम दिखाएंगे ए बी बटे में आर क्यू। ठीक है ना, ए बी बटे में आर क्यू, समझिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी बटे में आर क्यू, ए बी बटे में आर क्यू बराबर, ठीक है ना, ए बी बटे में आर क्यू बराबर यहाँ पे देखिए ए सी बटे में आर पी। ठीक है ना, ए सी बटे में आर पी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बटे में आर पी बराबर बी सी बटे में पी क्यू। ठीक है ना, बी सी बटे में पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे में पी क्यू। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दें ए बी का मान क्या है 3.8, तो यहाँ पे रखेंगे 3.8। आर क्यू का मान क्या है, देखिए आर क्यू का मान यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, आर क्यू का मान 7.6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7.6। ठीक है, बराबर ए सी का मान है 3√3 और यहाँ पे आर पी का मान है 6√3, तो यहाँ पे रख देंगे ए सी का मान है 3√3 और आर पी का मान है आपका 6√3। ठीक है, फिर बराबर बी सी का मान है 6 और पी क्यू का मान है 12। बी सी का मान है 6 और पी क्यू का मान है 12। ठीक है, तो यह हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो कट करेंगे, देखिए दोनों पे एक एक स्थान पे दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा। 38 से कम 38 और 38 दूनी 76। यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी ए बी बटे में आर क्यू बराबर ए सी बटे में आर पी बराबर बी सी बटे में पी क्यू। यह तीनों आपस में बराबर हो गए तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज आपका देखिए ए, देखिए यहाँ से ए बी सी और आर पी क्यू यह दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। समरूप होगा तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। अब समरूप कौन से कंडीशन में हो रहा है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज को मैं छोटा सा बना देता हूँ, समझिएगा। यह आपका ए, यह आपका बी, यह आपका सी, और इसको अगर बनाएं दूसरे त्रिभुज को तो इसका नाम क्या हो सकता है, देखिएगा यह आपका आर, यह आपका क्यू और यह आपका पी। यहाँ पे देखिए कुछ चेंज करके हमने बनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इस वाले को आर क्यू पी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कोण सी का मान क्या आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संगत में देखिए कौन सी भुजा, हमें इसी का मान चाहिए, इस वाले का। तो इसके लिए यानी इस वाले के लिए ए सी बटे में आर पी, ए सी बटे में आर पी यहाँ पे आया हुआ है। तो हमें इस यहाँ पे सी का मान देखना है क्या है। ठीक है ना, सी का मान, क्योंकि सी और पी यह दोनों संगत कोण है। जो यह समरूप हुए हैं तो कोण सी और कोण पी यह दोनों संगत कोण है और संगत कोण का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि कोण सी का मान 40 डिग्री है, तो कोण यहाँ पे पी का मान भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है ना, 40 डिग्री होगा, यानी कोण पी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण पी का मान 40 डिग्री। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आया हुआ है। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा या माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है,
इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता हमने लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि पहली जो बारंबारता है वह ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद जस्ट उसके नीचे का नंबर ऐड करते हैं 12 और 7, तो आप कहेंगे 19। ठीक है, 19 और 18 इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 9 और 8 17 और 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 37, 37 और 15 तो 7 और 5 12 के 2 1 हासिल, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 52 हो गया। ठीक है, 52 और 10 62 हो गया, 62 और 3 65 हो गया। यानी यह आपकी संचयी बारंबारता आ गई। यहाँ पे बारंबारता का जो मान है इसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, तो यह जोड़ने पर आपका आ जाएगा 65। कैसे पता चला? यह जो संचयी बारंबारता है इसका जो लास्ट मान होता है वही n का मान होता है। यहाँ से आपको निकालना है n/2 का मान। किसका निकालना है? n/2 यानी 65/2। अब यह क्या हो जाएगा? 32.5 हो जाएगा। ठीक है, 32.5। अब यहाँ से क्या करना है कि संचयी बारंबारता में हमें वह मान देखना है। ठीक है ना, संचयी बारंबारता में हमें वह मान देखना है जो या तो 32.5 हो या इससे जस्ट बड़ा हो। ठीक है ना, तो जस्ट बड़ा कौन सा है? 37 है। तो 37 की लाइन में हम आएंगे और उस लाइन का जो वर्ग अंतराल होगा बच्चों, यहाँ पे 20 और 30 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह वर्ग अंतराल आपका क्या कहलाएगा? यह आपका माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? माध्यिका वर्ग। क्या कहलाएगा? माध्यिका वर्ग। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? माध्यिका वर्ग। पुनः रिपीट करते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यह जो मान आया है इसके नियरेस्ट वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू नहीं लेना है, बड़ी वैल्यू लेना है। तो यह 37 है, उसके लाइन का हम वर्ग अंतराल देखेंगे और वही वर्ग अंतराल आपका माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 20-30 आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा 0 स्मॉलर देन थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री है, तो थीटा का मान होगा। इसका मतलब यह है कि थीटा का मान 0 से छोटा नहीं होगा और 90 अंश से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 अंश से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है और 0 से छोटा भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 13, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग दे देते हैं, यानी साइन थीटा यहाँ पे बटे में कॉस थीटा बराबर यहाँ पे भी कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा। ठीक है, और किसी एक ही नंबर से अगर दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंपल आप यह भी कर सकते हैं कि इसका हमने पक्षांतर कर दिया है। इधर जब इधर पक्षांतर करेंगे तो यह 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, 1 आ गया। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये आपका सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर 1। ठीक है ना, टेन थीटा बराबर 1। अब दोनों तरफ अगर हम टेन लें तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर, टेन किसका मान 1 होता है? तो आप कहेंगे टेन 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 45 अंश। थीटा बराबर 45 अंश, और यही आपसे थीटा का मान ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 45 अंश राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14, कॉस 0 अंश का मान होगा। यह आपका त्रिकोणमिति सारणी से डायरेक्ट पूछ दिया है। ठीक है, तो कॉस 0 अंश का मान, या आप सीधा याद भी रख सकते हैं, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है, यदि tan 2a बराबर 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। 2a न्यून कोण का मतलब कि न्यून कोण का मतलब कि ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो। ठीक है, तो a का मान आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि a का क्या मान आएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल 14 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू अभी हमने बताया 1 होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए tan 2a बराबर 1, यहाँ से हम क्या करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए? यहाँ पे tan 2a बराबर tan 1 किसका मान होता है? तो आप कहेंगे कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पे दोनों भाग की तुलना करेंगे तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तुलना करने पर, और 2a बराबर हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, यहाँ से a का मान हमसे पूछा हुआ है, तो 45 बटे में 2 कर देंगे, तो यह भाग देंगे तो यह 22 सही 1/2 डिग्री, यानी 22.5 अंश का कोण थीटा का मान होगा, यानी a का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे sec a और tan a को हम साइन और कॉस के रूप में तोड़ेंगे। तो sec a देखिए क्या होता है, अगर कॉस के रूप में तोड़ें तो sec a का फार्मूला होता है 1 में कॉस a, ठीक है, प्लस tan a का मान होता है, यहाँ पे साइन कॉस के रूप में तोड़ेंगे तो tan a होता है साइन a में कॉस a, ठीक है, कॉस a। अब यहाँ पे इस पे ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन a। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए जब हर समान होता है तो अंश को हम इस रूप में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a और यहाँ पे बटे में कॉस a, कॉस a, ठीक है। यहाँ पे इस पे ब्रैकेट और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 माइनस साइन a, ठीक है। यहाँ पे सर्वसंख्या का हम फार्मूला लगा दें a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। अगर हम कहें कि a प्लस बी और a माइनस बी तो आप कहेंगे कि यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह सर्वसंख्या का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दोनों इस रूप के हैं, a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे साइन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a बटे में कॉस a, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर a यह आपका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर a, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर a, यह त्रिकोणमिति चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया कॉस a, तो यहाँ पे देखिए यह 2 घात है, यह 1 घात है, तो 1 घात तो कट गया, बचा क्या ऊपर कॉस a बचा, कॉस a। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कॉस a प्रश्न नंबर 16 के लिए। कॉस a ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आप देख सकते हैं आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या है, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, ठीक है। यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आपसे पूछता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपका राइट होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, सबसे पहले आपको सूत्र बता दें कि सूत्र क्या होता है बहुलक का इस प्रश्न के लिए। तो बहुलक बराबर होता है बच्चों, यहाँ पे इस प्रश्न के लिए देखिए बहुलक बराबर 3 गुणे में माध्यिका, 3 गुणे में माध्यिका या माध्यक भी लिखा होता है तब भी वही बात होती है, माइनस 2 गुणे में माध्य, यह आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ से मान रखिए, देखिए 3 गुणे में माध्यिका का मान क्या है, माध्यिका का मान है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान क्या है 26.1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3/24 के 4, 2 हासिल, 3 × 5 = 15 और 2 15 और 2 17, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7 और एक स्थान पे दशमलव, ठीक है, 67.4। यहाँ पे देखिए 3/24, 3 × 5 = 15, 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा 77, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 77.4 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 6 के 12 के 2, 2 दूनी 4 और 1 5, एक स्थान पे दशमलव 52.2 और यह 77.4 माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखिए 77.4 और यह आपका 52.2, 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे दशमलव 25.2, 25.2। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, यहाँ पे 25.2, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है 25.2, तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 25.1 भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 25.2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न है स्टूडेंट। देखिए इस प्रश्न में आपको क्या देखना है, जब भी बहुलक वर्ग पूछे, ध्यान रखिएगा, जब भी बहुलक वर्ग पूछे तो यहाँ पे बारंबारता में सबसे पहले जाना है और जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी उसका जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे बारंबारता आप सबसे बड़ी यह देख रहे हैं 12 सबसे बड़ा है इसमें, और इसका जो वर्ग अंतराल है यानी वर्ग अंतराल 10 15 वो आपका बहुलक वर्ग कहलाता है और यही आपका आंसर हो जाएगा 10 15। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बहुलक वर्ग क्या होगा 10 15 इस प्रश्न के लिए यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है ना, बहुलक वर्ग
10, 15, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 19 है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई यक्ष से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई यक्ष से 1 मीटर अधिक, ठीक है ना। लंबाई जो है यानी चौड़ाई आपको यक्ष दिया हुआ है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और कह रहा है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो चौड़ाई है इसकी, ठीक है ना, जो चौड़ाई है वह चौड़ाई क्या बोला हुआ है कि यक्ष है, ठीक है। और लंबाई कह रहा है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी यक्ष प्लस 1 हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि जो खेत है वो आयताकार है, जैसा कि प्रश्न में बोला हुआ है। देखिए आयताकार खेत, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मान रख दें यक्स और ब्रैकेट में यक्स प्लस 1, और यह बराबर हो जाएगा 30 के, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो यक्स का यक्स में गुणा तो यक्स स्क्वायर, यक्स का 1 में गुणा तो यक्स, और इसका पक्षांतर कर दें इधर तो -30 बराबर 0। अब आपसे समीकरण बनाने के लिए, द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह रहा था, तो यह आपका समीकरण बनेगा। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में यह आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न और बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न को समझते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए पासा जो होता है बच्चों, पासे पे जो नंबर होते हैं, ठीक है ना, जो डाइस पे नंबर होते हैं वह 1 से 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और सम संख्या, इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 और 6। सम संख्या क्या होती है, यदि किसी संख्या का इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 हो, यानी कोई संख्या अगर 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो वह सम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रायिकता पूछ रहा है सम संख्या आने की, यानी टोटल संभावना कितनी है, 6। तो जितनी टोटल संभावना होती है वह बटे में रखते हैं, और आने की संभावना कितनी है, तो 1 2 3, तो यानी 3 बटे में 6, यह आपकी प्रायिकता हो जाएगी सम संख्या आने की, ठीक है ना। और इसको कट कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे में 2। यह आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2, ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से चालू होता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि यहाँ से 50 मार्क्स का वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 2 अंक का और फिर आगे 4 अंक और 6 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर एक ही पार्ट में हम पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यह बचा हुआ जो भाग है इसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि पूरे प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। अगर मैथ के आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं, तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।